नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या आप जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री काल को मिला लें और केंद्र में उनकी सरकार को मिला लें, इन सारे दौर के बीच में सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं। और खबर ये भी है कि उन्हें इस बात की भनक लग गई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री ना रहें। हो सकता है कि मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर सकें। जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो अंदर की सूचनाएं मिल रही हैं, उसके आधार पर राजनीतिक गलियारों में इस पर आकलन शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि मोदी जी किस तरह से इस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हालत में हैं। हाल में, यहीं से शुरू कर देते हैं, हाल में संसद में वक्फ का संशोधन विधेयक आया। विधेयक लाया इस नियत से गया था कि हम किसी तरह से मुसलमानों की ज़मीनों को लेकर एक कुछ बड़ा कर देंगे, जिसके कारण देश भर में जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनमें लोगों का एक्सेस, उस पर अतिक्रमण आम हो जाएगा या उसकी सुविधा मिल जाएगी। कम से कम जो हिंदू सपोर्ट बेस था वो ये समझता था कि वक्फ जो है वो कोई मुसलमानों की संस्था होती है, ना कि सरकारी संस्था। और ये मुसलमानों की संस्था से छीन के इसको और एकदम दे दिया जाएगा सरकारी संस्थाओं को। और फिर जैसे हम मस्जिद पे डांस करते हैं वैसे हम कभी भी जाके किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये ठीक वैसा सपना था जैसा कश्मीर में ससुराल का सपना कभी देखा गया था, या ये कहा गया था कि हम कश्मीर में ज़मीनें खरीदेंगे। लेकिन ये विधेयक आते आते काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, और इतना कमज़ोर पड़ गया कि इसमें संशोधन होने के बावजूद संशोधन नहीं हुए। और सबका शक पकाए हुए मोदी जी अब मुसलमानों को ही अपनी तरफ मिलाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वक्फ के कारण जब उनको मजबूत होना चाहिए था अपने ही सपोर्ट बेस में, वो क्यों घिरते नज़र आ रहे हैं? बहुत सारे कट्टरपंथी, उनके समर्थक, भक्त लोग भी अब नए वक्फ कानून को जब वो समझ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये कानून कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में लाया गया है, और इस कानून से तो मुसलमानों का वक्फ संपत्तियों पर कब्जा मजबूत हो जाएगा। ये कौन मान रहा है? दक्षिणपंथी धना मार रहा है। आलोचक जो हैं उनकी अपनी अलग राय है, और काफ़ी हद तक इस कानून को कमज़ोर किया जा चुका है। लेकिन इसको कमज़ोर करने के बावजूद, और जैसा कि दावा है कि इसको कमज़ोर किया गया मोदी जी की सरकार को बचाने के लिए उनके सहयोगी दलों, खासतौर पे 2, नीतीश और चंद्रबाबू के दबाव में इसको कमज़ोर किया गया। लेकिन अब खबर ये है कि इसके बावजूद जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने इनको समर्थन दे रखा है, अब वो भी घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। घिरे हुए नज़र क्यों आ रहे हैं, इसको अगर आपको समझना है तो नीतीश कुमार के पास ले देकर जो कमाई थी वो थी कुर्मी वोट, कोयरी वोट और मुस्लिम वोट जितने भी थे। इस एक घटनाक्रम से उनके मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकल गए हैं। उनके पार्टी के अंदर ही बगावत तेज हो गई है, और लंबे समय से नीतीश कुमार मोदी जी और बीजेपी से बीच बीच में कन्नी काटते हुए नज़र आते हैं। और नीतीश और उनके जो बाकी लोग हैं उन लोगों का डिस्टेंस भारतीय जनता पार्टी से साफ दिखाई देने लगा है। और नीतीश को डर लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी से हटा दिया जाएगा, माफ़ कीजिए, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और हो सकता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट ही ना करे। और इसके साथ में इसीलिए नीतीश का बेटा, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको आगे किया जाता है, और वो आकर मांग करता है कि हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस पर निर्भर करेगा कि वो इस चुनाव में नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित करती है कि नहीं करती है।
या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करे। आज दिल्ली में तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, इसकी घोषणा कांग्रेस ने कर दी है और नीतीश चाहते हैं बीजेपी घोषणा करे कि उनसे कम सीटों वाले नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। और अब ये एक दबाव है। इस दबाव की पॉलिटिक्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म संकट ये है कि अगर नीतीश को वो उम्मीदवार घोषित नहीं करते मुख्यमंत्री का तो कोई बड़ी बात नहीं, वो लालू यादव कांग्रेस पार्टी वाले खेमे में फिर से चले जाएं। तो ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंडरा रहा है। ये राजनीतिक विश्लेषण है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि नीतीश के बेटे की चेतावनी आने के 15-20 दिन बीतने वाले हैं और अब नीतीश ने धीरे धीरे लालू यादव के खेमे से संपर्क मजबूत करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। और जो खबर है उसके हिसाब से मोदी जी को इसके बारे में जानकारी मिल गई है, यानी दिल्ली की सरकार को खतरा नज़र आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी समान रूप से वो अपने आप को प्रोग्रेसिव, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पे स्थापित करते हैं अपने राज्य में। और उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, इससे तो मुसलमान उनसे दूर हो ही गए थे, जबकि वो मुसलमान आरक्षण का वादा करके सरकार में आए थे। और अब उन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर वक्फ बिल आने के बाद दबाव बहुत ज़्यादा है और उन्हीं की छाती पर ओवैसी की राजनीति चलती है। तो ये जो दो पाए हैं जिस पर ये सरकार टिकी है, वो हिलते नज़र आ रहे हैं। अब जब ये पाए हिलते नज़र आते हैं और भारतीय जनता पार्टी संकट में नज़र आती है, मोदी जी का सिंहासन डोलता हुआ नज़र आता है, तो इसकी प्रतिक्रिया मोदी जी के पास से आती है। अब उनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दे को आगे बढ़ाने पर एक बड़ा खतरा है। वो खतरा अमित शाह के भविष्य को खा जाएगा। अब आप कहेंगे वो कौन सा खतरा है? सांप्रदायिकता की राजनीति जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हिंदू कट्टरपंथ बढ़ता है, अमित शाह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और मोदी जी के भी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी योगी आदित्यनाथ मजबूत होते हैं। और वो इसीलिए बार बार सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हिंदुत्व की राजनीति और ध्रुवीकरण ही की है। इसीलिए चाहे वो कोई मस्जिद का मसला हो, रमज़ान का मसला हो, एक पुलिस अधिकारी के विवादास्पद बयान को भी वो समर्थन कर देते हैं। अभी हाल में वो लगातार योगी जी के बयान आप देख रहे होंगे इसी तरह के हैं। तो वहाँ पर भी उनके लिए खतरा है। तो क्या किया जाए? एक तरीका निकाला गया। तरीका ये निकाला गया कि आप कीजिए याद, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी क्या कर रहे थे, इसको भी याद कीजिए। राहुल गांधी रोज़ाना ईडी के दफ्तर जा रहे थे, लंबी लंबी पूछताछ होती थी और पूछताछ के बाद राहुल गांधी को पूछताछ के दौरान कई सैकड़ों 50 पन्ने भर भर के लिखवाए जाते थे उनके बयान, और उनको फिर दोबारा बुलाया जाता था। और जब ये पूरी पूछताछ हो गई, उसके बाद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो बड़ी संख्या में लोगों का मानना ये था कि कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कम से कम हेराल्ड केस में मोदी जी परेशान नहीं करेंगे। और ये सिचुएशन अभी तक चली आ रही थी। 24 का चुनाव निकल गया, सब कुछ निकल गया। इस केस में सरकारी एजेंसियों ने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था। रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा के ज़मीन वाले मामलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही क्लीन चिट दी थी। और अब दोबारा से इसमें जो थोड़े रिसर्च वाले पार्ट हैं, जिनको आपको लगता है कि जिन जानकारियों की आपको ज़रूरत है मैं कह रहा हूँ, तो वो उनको मैं बाद के हिस्से में लेकर आऊँगा, ताकि जो लोग वीडियो लंबा समझकर छोड़ना चाहें उनको बीच में छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ। तो राहुल गांधी जो हैं, उनको और सोनिया गांधी को जिस बीजेपी ने राहत दे दी थी, उसने उसको सरदर्द देना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे भी वजह यही है कि मोदी जी के जो अपने समर्थक हैं, उनकी जो अपनी राजनीति है, उसको उन्हें सक्रिय रखना है। एक जिन्न एक बार एक आदमी को मिल गया
और वो 2 मिनट में काम कंप्लीट कर देता था। वो उसको कहता था मुझे चाहिए बढ़िया वाला खाना, तो चुटकी बजा के दे देता था। और ये एक शाप भी था साथ में कि अगर आपने उस जिन को बिजी नहीं रखा, व्यस्त नहीं रखा, तो वो आपको मार डालेगा। अब समस्या ये एक काम बताएं वो 2 सेकंड में कर दे, 2 काम बताएं 2 सेकंड में कर दे। तो ये महात्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए और महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी माफ़ करें मुझे, महात्मा जी ने कहा कि जो जिन है इसको एक काम पे लगा दो। बोले क्या? इसको बोलो पेड़ पे चढ़ और उतर। ये एक ऐसा काम था जो अनंत काल तक चलने वाला था। तो नेताओं के जो कार्यकर्ता होते हैं वो ऐसे ही जिन होते हैं। अगर आपने उन्हें काम पे लगा के नहीं रखा तो वो छिटक जाएंगे। उनको हर समय एक एजेंडा दे के रखना पड़ेगा जिस पे वो दिन रात बहस करते रहें, विपक्षी पार्टियों के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ट्विटर पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह। वरना वो अपने काम धंधे में लग जाएंगे और फिर आपके काम धंधे के नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हुआ है। उसके कार्यकर्ता अपने काम धंधे में लग गए और अब पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। तो उनको बिजी रखने के लिए दोबारा से इस जिन को पैदा किया गया है। हालत यह है कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही होगी या कर चुकी होगी। राहुल गांधी, सेम प्रद्युदा और सुमन दुबे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गए हैं। चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 अप्रैल से इस पर सुनवाई होनी है और एजेएल की संपत्तियों को, एसोसिएटेड जर्नल प्रेस की संपत्तियों को 661 करोड़ की जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर वाड्रा वाले केस में जो गुड़गांव का मामला था उसमें उनको दूसरी बार तलब कर लिया गया है। 8 अप्रैल को बुलाया गया है। वो बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुए थे। और इस बीच में वाड्रा, आपको याद है, राजनीति में प्रवेश की इच्छा भी जता चुके थे, तो उनको भी घेरा जा रहा है। अब ये घेरा क्यों जा रहा है इसको समझते हैं। और समझने से पहले, क्या इन लोगों को मोदी जी जेल में डालने में कामयाब होंगे? नहीं होंगे। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, कांग्रेस पार्टी को दबाव में रखिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर सोशल इंजीनियरिंग और संविधान की रक्षा के नाम पर आगे बढ़ती है, जाति जनगणना किसने कराई थी? नीतीश ने कराई थी। तो अगर उस फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो नीतीश को भी किल करेगी। बिहार में इनकी अपनी ज़मीन खिसकती जाएगी। मुसलमानों को गंवाने वाला काम इन्होंने बैठे ठाले कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अब जो तेज़ी से बढ़ रही है, जिसने 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बन के दिखा दिया है, जिसके अब नखरे दूसरे हो गए हैं। अगर वो केजरीवाल का समर्थन उसने नहीं दिया तो केजरीवाल हार गया। कभी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी वहाँ पर मटन खाने जाया करते थे लालू के यहाँ। आज लालू यादव, तेजस्वी यादव के यहाँ से लोग आते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए और समर्थन मांगते हैं। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लीडिंग पार्टी ना हो क्षेत्रीय दलों के मुकाबले उनके राज्यों में, लेकिन उनकी सरकार बने ना बने ये कांग्रेस पार्टी तय करने की स्थिति में सदैव है। और इस पावर को कांग्रेस ने पहचान लिया और सहयोगी दल इसीलिए कांग्रेस को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं। तो कांग्रेस को दबाना मोदी जी के लिए ज़रूरी हो गया है। और इस पूरे हालात के बीच में जब आप हर तरफ से घिरे हों, अंदरूनी तरह से घिरे हों, आरएसएस से आपकी बन नहीं रही है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, उनके दफ्तर में जाना पड़ता है जहाँ कभी नहीं गए, 10 साल सरकार चला रही आपने। आपके अपने हिंदूवादी जो है वो आपसे संतुष्ट हैं कि भैया अब तो तीसरी बार सरकार बन गई, अब तो निकल के आ जाओ ड्रैकुला वाले रूप में जिसकी वो कल्पना करते थे, जिसने टोपी उठा के टोपी लगाने से इनकार कर दिया था वो मोदी, आज मुसलमानों के पंचर लगाने की चिंता कर रहा है। वक्फ बिल को लेकर उसने बयान दिया। बड़े अच्छी बात है कि वक्फ बिल पे बयान देते हैं कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होता तो मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहे होते। अरे प्रभु, आपने बिल बदला है, आपको पता ही नहीं बिल में क्या है, आपको यही नहीं पता वक्फ क्या होता है। अरे भाई, मैंने अगर धर्मशाला बनाने के लिए प्रॉपर्टी दी है तो धर्मशाला ही बनेगी। और ये प्रॉपर्टी जो वक्फ के पास है, वक्फ का मालिक नहीं है। मालिक तो वो आदमी है जो चला गया, वो अपनी अमानत सौंप के गया है। मरने से पहले उसने एक प्रॉपर्टी आपको दे दी कि इसका भैया अच्छे से इस्तेमाल करना, तो उसका कोई और इस्तेमाल ना हो जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड होता है।
मैंने कहा अनाथालय बनना चाहिए मेरी प्रॉपर्टी पे मेरे जाने के बाद, और प्रॉपर्टी आपको दे दी। अब आपको अनाथालय चलाना है, उस पर पंक्चर जोड़ने का करियर नहीं ले सकते हो आप। हिंदुओं में ये सुविधा है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो केरल का मस्जिद, मैंने ट्वीट किया, केरल का जो मंदिर है पद्मनाभन मंदिर, उसकी 20 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो 80 करोड़ हिंदुओं को, उसमें 80 नहीं तो 50 करोड़ तो होंगे, 60-70 तो होंगे, जो खैरात का अनाज दे रहे हो उनकी स्थिति सुधार लो। बाबा रामदेव कह रहे थे कि कर्जा उतर जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कर लो। खैर, लेकिन मुसलमानों की खैर वो दिखाने लग गए हैं, और हालत ये है कि मुस्लिम, कुर्मी और पिछड़े वर्ग का जो गठबंधन था नीतीश का, वो हाथ से निकल गया है। चंद्रबाबू अपनी अलग छवि में लगे हुए हैं, और एक मसला जो मसला नहीं है वो मसला फिर से उठ के आ गया। कौन सा? नेशनल हेराल्ड वाला। आपको अगर नहीं पता है कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या था, इसमें क्या घपला हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको आप समझ लें, ताकि ये भविष्य के रेफरेंस के लिए समझ में आए कि इस मामले में क्या वाकई दोषी कोई है या नहीं है। खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो मूल समस्या थी वो ये थी कि एक पुरानी कंपनी थी AJL, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, नेहरू जी ने किसी ज़माने में बनाई थी, और वो 2-3 अखबार निकालती थी, नेशनल हेराल्ड और आपका कौमी आवाज़, और हिंदी का भी एक था शायद, जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। ये सब अखबार निकाला करते थे, और ये अखबार कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए होते थे। बेसिकली वो पार्टी की एक कंपनी थी, और पार्टी का ही वो काम करती थी, पार्टी के ही अखबार निकालती थी। धीरे धीरे कंपनी घाटे में चलने लगी, और उसके जो अखबार पब्लिकेशन वगैरह वो भी बंद हो गए। अब उसके पास में जो प्रॉपर्टी थी, भाई अखबार के नाम पे प्लॉट मिले होंगे, जो सबको मिलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पास ज़मीन है जो उनको मिली, जिसका बहादुर शाह जबर मार्ग पे, क्योंकि एक पत्रकार भी थे फिरोज़ गांधी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो अखबार वाले थे, उनको ज़मीनों के प्लॉट दिलवाए थे, और उनमें इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, नवारा टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, वीर अर्जुन, इन सब लोगों को बहादुर शाह जफर मार्ग पे ज़मीनें मिली हुई हैं, और उनके अंदर इनके दफ्तर चलते हैं। तो क्या हो रहा है कि अब ज़्यादातर अखबारों ने अपना अखबार का काम तो कहीं और शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर किराए पे दफ्तर दिए हुए हैं। तो नेशनल हेराल्ड के पास भी कोई काम नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत किराए पे देना शुरू कर दिया, और अब उनकी प्रॉपर्टी बेकार सी हो रही थी, और 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा उनके ऊपर हो गया था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अब ये निगाह चलाने को पैसे नहीं होते थे, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है वगैरह वगैरह, तो पार्टी से ले लेते थे। तो 90 करोड़ का कर्जा हो गया। अब ये 90 करोड़ का कर्जा, अब वो कंपनी एक पुरानी है, उसके बहुत सारे डायरेक्टर मर गए, बहुत खप गए, अजीब सी स्थिति में वो कंपनी चल रही है, कोई कब्जा ना कर ले। कांग्रेस पार्टी ने एक तरीका निकाला, उसने एक कंपनी बनाई, यंग इंडिया, और इस कंपनी को सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 25 इसलिए कह रहा हूँ, अब सेक्शन 8 हो गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको समझना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या थी। उस कंपनी में कोई भी लाभ वो कंपनी नहीं कमा सकती, यानी वो एक तरह का NGO है। इसके अलावा कोई भी मुनाफा अगर होता है, कंपनी करोड़ों भी कमाती है, तो उसके जो शेयर होल्डर हैं उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी संपत्ति इसकी निजी संपत्ति नहीं हो सकती, और ना जी इसकी संपत्ति को किसी भी तरीके से वो अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन? इसके शेयर होल्डर, इसके मालिक। इस प्रकार के कंपनी एक बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को, जो पुरानी नेहरू जी की बनाई हुई कंपनी थी, उसका जो कर्जे में हेराल्ड था, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया। यानी जो AJL है वो और ये जो कर्जे थे, ये कर्जे जो कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए थे, वो कर्जे इस कंपनी को, नई वाली कंपनी को बेच दिए। यानी भैया तुम हमको 50 लाख रुपए दे दो, और ये जो कर्जे 9 करोड़ के तुम उस कंपनी से वसूलते रहना। ये तकनीकी चीज़ थी। और उसके बाद में AJL ने कहा भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो 90 करोड़ नहीं चुरा पाएंगे। तो उसने कहा कि भैया फिर शेयर दे दो। तो जो यंग इंडिया लिमिटेड थी नेहरू जी वाली, वो माफ़ कीजिए, जो AJL थी नेहरू जी वाली,
उसने इस कंपनी को अपने शेयर दे दिए। किस कंपनी को? जो यंग इंडिया लिमिटेड बनी थी। इसके 4 शेयर होल्डर थे, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और राहुल सोनिया। राहुल सोनिया का सबसे बड़ा इसके अंदर शेयर था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें ये तरीका अपनाया, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि 90 करोड़ रुपए में ये हजारों करोड़ की संपत्ति एक कंपनी से दूसरी में चली गई, यानी घोटाला हुआ है। लेकिन जिस दूसरी कंपनी में गई है वो कंपनी अगर सेक्शन 8 वाली कंपनी है तो घोटाला कैसे हुआ? तो कांग्रेस पार्टी का जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि हमने इससे कोई पैसा तो नहीं कमाया, हमने तो 1 रुपये का वेतन भी नहीं लिया, हम इसके ऊपर से किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं ले सकते, इसकी प्रॉपर्टी ना हमने बेची है ना हम बेच सकते हैं, और एजेएल की प्रॉपर्टी आज भी एजेएल के नाम पर ही है, उसको कहीं गांधीवादी को तो बेचा नहीं गया है। यानी यंग इंडिया जो बनी थी उसके भी नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, सिर्फ उस कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं। हमने तो कंपनी को बचा लिया। एक ऐतिहासिक संस्था थी, 70-80 साल पुरानी, बल्कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी, उस संस्था को बर्बाद होने से बचाया कांग्रेस पार्टी ने और उसके लिए फंड दिया। और वो जो स्कर्टेड हो गई थी कंपनी, जो उसके सैकड़ों शेयर होल्डर थे, काफ़ी मर चुके थे, खप चुके थे, उसको एक तरीके से हमने अपनी उसी कांग्रेस पार्टी की कंपनी से दूसरी वाली कंपनी को दे दिया। इसको आप घोटाला कैसे कह सकते हो? ये कहानी अपने आप में है। अच्छा, इन्होंने जब टेक ओवर कर लिया तो उन अखबारों को दोबारा शुरू किया गया। नेशनल हेराल्ड दोबारा शुरू हुआ, उसकी वेबसाइट शुरू हुई, ऑनलाइन अखबार शुरू हुआ। तो ये इनका पक्ष है, इनका कहना है कि हमने कोई भी काम अवैध तो नहीं किया, कंपनी भी हमारी वैध है, उस कंपनी से कोई लाभ भी नहीं लिया वैध होने के बावजूद। यानी सिर्फ ऑनेस्टी नहीं, इंटेग्रिटी भी थी, और ना कोई ट्रांजैक्शन किया, ना मुनाफा किया, ना ही कोई गबन हुआ उसमें। उसके बावजूद इस मामले को अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कह रहे हैं कि वे बीजेपी के लोग हैं, इसका मामला है। इसी तरह से रावत भट्ट, तो ये क्या दिखाता है? इससे ऐसा लगता है कि अगर ये सारे तर्क सही हैं तो ये मामला वैसे भी नेशनल हेराल्ड का टिकेगा नहीं, लेकिन मोदी इसका राजनीतिक लाभ ले लेना चाहते हैं, इसलिए ईडी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले पे आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले में ये हुआ है कि हरियाणा सरकार उनको पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है, क्योंकि स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच में जो भूमि सौदे को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे, उसमें 2013 में हरियाणा सरकार, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि लेन देन में कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। यानी इस मामले में जो खेल था, जो खेल होने की बात कही गई थी, वो खेल हुआ ही नहीं था, ऐसा बीजेपी ने कहा। और अगर हम उस बात को जाएं कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी बीजेपी के साथ में कि अब परेशान नहीं करेंगे, वो साबित हुआ। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2023 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा कि इस भूमि हस्तांतरण में किसी भी प्रकार का कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ है, और ये एसआईटी जांच की बात की जाती रही। यानी एक छोटा सा पल्लू चिपका के रखा। 25 में फिर ईडी की जांच हुई, और उस मामले में पूछताछ के लिए जब समन भेजा गया तो फिर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये राजनीतिक बदला है। अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का आपको एक बयान याद रखना पड़ेगा, जिसमें हाल में उन्होंने कहा था कि वो भारत की राजनीति में आना चाहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहे तो कुल मिला के अब आप जो सीन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक बेहद कमज़ोर स्थिति में सरकार, वो सरकार जो वक्फ वाला बिल केवल 18 मतों के अंतर से जीत पाई है लोकसभा में। अगर 18 की जगह 18 का मतलब जानते हैं आप, अगर 10 वोट बीजेपी के खिलाफ गिर गए होते, सिर्फ 10 वोट, तो आज मोदी जी की सरकार नहीं होती है। वक्फ बिल में अगर 10 वोट मोदी जी के खिलाफ या इस बिल के खिलाफ गिर गए होते, 18 में से जैसे ही 10 गिरते तो क्या होता? 1 वोट से ये पीछे होते और सरकार गिर जाती है, विधेयक पास नहीं होता, मोदी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ता। इससे ये पता लगता है कि किस तरह से, किस कमज़ोर फ्रंट पे मोदी जी खड़े हुए हैं। ये डर, ये घबराहट
लंबे समय से पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। इसी दबाव के कारण योगी लगातार चुनौती दे रहे हैं यूपी से। और इस पूरे मामले में अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कि किस तरह से नीतीश के साथ में कुछ डील हुई है अंदर ही अंदर कांग्रेस की, शायद वो इनको गिराएं। अंदर ही अंदर चंद्रबाबू नायडू से डील हुई है। और एक बात बताइए कि अगर चंद्रबाबू नायडू को जो कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज आंध्र के लिए चाहिए, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस कहती है बन जाओ, चंद्रशेखर को भी तो बनाया था, कभी चौधरी चरण सिंह को भी तो बनाया था, बीपी सिंह को भी बीजेपी ने बनाया था, तो अल्पमत के मुख्यमंत्री तो बहुत बनते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बन जाओ भैया, तुम दोनों एक प्रधानमंत्री बन जाओ, उप प्रधानमंत्री बन जाओ, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनते रहें। बस अभी नीतीश भी तो अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री हैं, अल्पमत के मुख्यमंत्री हैं, तो बस इतना ही तो होना है। और हो सकता है ऐसा हो रहा हो। जो कह रहे हैं लोग, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इनकी सरकार खतरे में थी, गिर सकती थी, हो सकता है ऐसा हो रहा हो। और उसी हड़बड़ाहट में ये गांधी फैमिली वाले पूरे मामले उठाए गए हों। उम्मीद करता हूँ विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।